अध्याय 1। राघव सिंघानिया। रात में तारे टिमटिमा रहे थे। राघव सिंघानिया अपनी काली सेंटाना कार को धीरे धीरे सड़क पर चला रहे थे। उन्होंने एक हाथ में खिड़की पर सिगरेट पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील को लापरवाही से पकड़े हुए थे। स्टीयरिंग व्हील पर एक तस्वीर भी लगी थी। तस्वीर में एक महिला थी, बेहद खूबसूरत, और उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही प्रभावशाली था। तस्वीर की खूबसूरती को देखकर राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वाइफी, रुको, मैं अभी आता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सुपर सोल्जर किंग राघव सिंघानिया को भारत लौटते ही शादी की खबर मिली। उनकी फियांसे वही महिला थी जो तस्वीर में थी। ओह, इतनी खूबसूरत पत्नी का होना हर दिन युद्ध के मैदान में लोगों को मारने से कहीं बेहतर है। गाड़ी चलाते हुए राघव सिंघानिया अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक कार आई और राघव की कार के बगल से गुजरी। सौभाग्य से राघव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय रहते कार को संभाल लिया, वरना टक्कर होना तय था। अभी अभी एक लाल स्पोर्ट्स कार ओवरटेक कर रही थी। राघव की काली सेंटाना को पार करने के बाद उसने अपनी गति धीमी कर दी। कार में पीले रंग के बालों वाले कुछ युवक बैठे थे, जो इस समय पीछे मुड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि पीछे की ओर शराब की बोतलें भी फेंकने लगे। लेकिन जल्द ही वे तेजी से गाड़ी चलाकर चले गए। मेरे साथ शरारत करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे हुई? राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक सुपर सोल्जर होने के नाते उसकी ड्राइविंग स्किल्स इन लोगों की कल्पना से परे हैं। अगले ही पल जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, उसने तुरंत रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि राघव की कार टूटी फूटी दिखती थी, लेकिन इंजन में बदलाव किया गया है, इसलिए यह बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है। उसे आगे वाली लाल स्पोर्ट्स कार को पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पीछे वाली कार हमारा पीछा कर रही है, लाल बालों वाले एक युवक ने कहा। हम एक घटिया सेंटाना फिर भी मेरे साथ रेसिंग करना चाहती है। ड्राइवर पीले बालों वाला एक युवक था, जो इस समय और भी ज़्यादा घमंडी लग रहा था। आगे एक मोड़ था। लाल स्पोर्ट्स कार धीमी हो गई, लेकिन राघव ने तेज रफ्तार बनाए रखी और तेजी से मोड़ पार कर गया। धिक्कार है, क्या वह मरना चाहता है? ये दृश्य देखकर स्पोर्ट्स कार में बैठे दोनों युवक चौंक गए। हालांकि वे पागल और घमंडी थे, लेकिन उन्हें मौत से भी डर लगता था। इतनी तेज रफ्तार से मोड़ लेना तो तय था कि पलट ही जाएगा। अरे यार, इसे नज़रअंदाज करो, पीले बालों वाले युवक ने कहा और तेजी से गाड़ी धीमी कर दी। हालांकि पीछे से आ रही काली सेंटाना ने उसे टक्कर मार दी। रुको रुको! अचानक हिना चौहान डर के मारे चीख पड़ी और गाड़ी चला रही शायना चौहान भी घबरा गई और उसने जल्दी से ब्रेक लगा दिए। फिर भी गाड़ी दीवार से टकरा गई। दूसरी ओर राघव एक शानदार ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाकर निकल गया और पीछे दो पीले बालों वाले युवक पसीने से तरबतर रह गए। हम बदमाश, अभी भी मुझसे पंगा लेना चाहते हो? फिर से पैदा इंतजार करो। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर से सिगरेट जलाई, और पीछे बैठे दोनों पीले बालों वाले युवक दांत पीसते हुए बोले, ये मरना चाहता है। लखन सेठी ने कहा, इससे फिर कभी पंगा मत लेना। राघव ने उन दोनों घमंडी पीले बालों वालों को सबक सिखाने के बाद फिर से सड़क पर चल दिया। लेकिन उसे रुकने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। वह एक सुडौल लड़की थी, जिसने शॉर्ट्स और एक छोटी सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। उसका नाजुक चेहरा थोड़ा नशे में लग रहा था और आंखें और भी धुंधली थीं। इस समय वह सड़क के बीच में खड़ी थी और राघव की सेंटाना को रोक दिया। टैक्सी, दरवाज़ा खोलो, लड़की ने स्तब्ध होकर कहा। राघव अवाक रह गया। मैंने कहा, ये टैक्सी नहीं है, तुम साफ देख सकती हो। पास में ही एक बार था, जाहिर है ये लड़की अभी अभी बार से निकली होगी और नशे में थी। राघव बस समझाने ही वाला था कि तभी कुछ लोग बार से बाहर निकले। ये सभी युवक थे। कई लोगों के बाल रंगे हुए थे, वे मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथों में शराब की कई बोतलें थीं। वे इस तरफ बढ़े और जल्द ही लड़की और राघव की कार को घेर लिया। लड़की, अकेले घर जाना कितना खतरनाक है, कहो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। नुकीले बालों वाला एक युवक आगे आया। लड़की अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई और नुकीले बालों वाला युवक और भी आक्रामक हो गया। उसने हाथ भी बढ़ाया, हालांकि अगले ही पल वह रुक गया। राघव ने कार का दरवाजा खोला, सीधे बाहर निकला, अपने मुंह में रखी सिगरेट जमीन पर फेंक दी और फिर उस पर धीरे से पैर रख दिया। क्या लड़के, क्या तुम्हें लड़की को बचाकर हीरो बनना है? हमजा ने ताना मारा। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका देता हूँ और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। नहीं तो अपने पैर तोड़ने और तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए हमें दोष मत देना। ये सुनकर आसपास के सभी लोग हंस पड़े। उनके पक्ष में 7-8 लोग थे, लेकिन राघव के साथ केवल एक ही व्यक्ति था, और उसकी कद काठी देखकर लगता है कि उसमें ज़्यादा ताकत नहीं है। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, बीच में मत पड़ो। बाकी लोगों ने अधीरता से कहा। राघव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे धमकी दे रहे हो? बहुत खूब, मैंने तो सालों से किसी से धमकी नहीं सुनी।
मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ, जल्दी से मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। स्वागत है। स्वागत क्यों? क्या तुम अब भी हमें मारना चाहते हो? हा हा हा। ये सुनकर आसपास के सभी लोग जोर से हंस पड़े। सामने खड़ा लड़का सच में बदमाश है ना? इस हालत में उन्हें धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे मौत से भी डर नहीं लगता? लड़के, लगता है तुम्हें सच में डर नहीं लगता, अब तो सिर्फ मरने के बाद तुम हमारे रास्ते से हटोगे। कई युवक आसपास जमा हो गए और ताना मारते हुए बोले। ठंडी हवा चली और पीछे खड़ी लड़की कांप उठी क्योंकि वह अब ज्यादा सतर्क थी। इस समय जब उसने सामने का दृश्य देखा तो वह डर गई और अनजाने में राघव के कपड़े पकड़ लिए। राघव ने कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। अंदर जाओ, बाहर मत आना। और उसने सारी खिड़कियां ऊपर कर दी, फिर ठंडी निगाहों से चारों ओर देखा। राघव की हरकतें इतनी तेज थीं कि जब उसने लड़की की रक्षा की तब भी उसके आसपास के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये दृश्य देखकर हमजा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह इतनी शानदार लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। जहां तक सामने खड़े लड़के की बात है, उसने उसके पैर तोड़कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे चलने वाले थे, पीछे से फिर से इंजन की आवाज़ आई। तुरंत बाद एक लाल रंग की गाड़ी ने पीछे से रास्ता रोक दिया। यह एक स्पोर्ट्स कार थी, बिल्कुल वही जो राघव को पहले मिली थी। इस समय दो पीले बालों वाले युवक कार से उतरे और ये दृश्य देखकर वे अचानक हंस पड़े। डर गए हो क्या लड़के? आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मेरी कार को दुर्घटनाग्रस्त करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। आहा, तुम लोग यहाँ हो। इस बच्चे को ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हो। नुकीले बालों वाला युवक उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। स्पोर्ट्स कार से उतरे दोनों लोग भी हैरान रह गए। तीसरे भाई, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की? अरे यार, मैंने अभी अभी एक बेहद खूबसूरत लड़की देखी थी, लेकिन इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसे बचाने की? ये तो सचमुच मौत को दावत देने जैसा है। इसे ही सबक सिखाओ। पीछे से लाल बालों वाला आदमी तेजी से दौड़ा, किसी और के हाथ से बियर की बोतल छीनी और राघव के सिर पर जोर से मार दी। अध्याय 2। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। इस बार वह गुस्से से दांत पीस रहा था क्योंकि राघव की कार पहले दुर्घटनाग्रस्त होने से बची थी, जिससे वह बेहद क्रोधित था। इसलिए अब वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था और दूसरे पक्ष से बदला लेना चाहता था। हालांकि राघव ने अपने कंधे हिलाकर शांति से उसे टाल दिया और फिर बिजली की तरह अपनी हथेली बढ़ाकर लाल बालों वाले युवक की कलाई पकड़ ली। थोड़ी सी ताकत से ही लाल बालों वाला युवक दर्द से चिल्ला उठा और उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर गिर गई। मैंने कहा था, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चूंकि तुम सलाह नहीं मानते, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। राघव के ऐसा करते ही मानो वह बदल गया हो और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक ठंडक सी झलक रही थी। इन कांच पर घुटने टेक दो, मैं तुम्हें एक बार छोड़ सकता हूँ। राघव ने लाल बालों वाले युवक को नीचे देखा और एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। लाल बालों वाले युवक का चेहरा गंभीर था। लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा हाथ तोड़ के दिखाओ। क्लिक। अगले ही पल हड्डियां टूटने की आवाज़ आई। फिर लाल बालों वाला युवक कुत्ते की तरह चीखा। उसका चेहरा भी बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो गया। उसकी कलाई सचमुच टूट गई थी और यह राघव ने तोड़ी थी। धत्तेरे की, वह दर्द से चिल्लाया और फिर गुस्से से दहाड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुरंत ही आसपास के युवकों ने अपने हाथों में शराब की बोतलें भींच लीं और तेजी से राघव की ओर दौड़े। लेकिन राघव ने व्यंग्य करते हुए लात मारी, सीधे लाल बालों वाले युवक के पेट पर उसे दूर फेंक दिया। धड़ाम। अगले ही पल लाल बालों वाला युवक सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और हवा में उछल गया। उसके पैर 2 मीटर तक जमीन पर घिसटते गए और खून के 2 धब्बे बन गए। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोग चौंक गए और कई लोग रुक गए। राघव ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें लगा कि मैं हिलने की हिम्मत नहीं करूंगा? मैं बेवकूफ़ हूँ। जो मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है वह इतना घमंडी है। आओ, उसे मेरे लिए मार डालो। हमजा गुस्से से चीख उठा। आसपास के कुछ छोटे भाई फिर से आगे बढ़े, लेकिन राघव उछल पड़ा और कई छोटे भाइयों के हमलों से बचते हुए हमजा के सिर के पास पहुंच गया। क्या करना चाहते हो? हमजा चौंक गया। उसने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल लहराई और राघव के सिर पर जोर से वार किया। हालांकि राघव ने उसे आसानी से पकड़ लिया। फिर राघव ने अपने घुटने ऊपर उठाए और सीधे दूसरे के पेट पर वार किया और जल्द ही हमजा दर्द से चीख उठा। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मर जाओगे। अब भी अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? राघव ने ताना मारते हुए अपने प्रतिद्वंदी के मुंह पर लात मारी और उसके सामने के दांत तुरंत ही उसे उड़ा ले गए। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। आसपास खड़े कुछ शिष्य भी वहीं खड़े रहे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शेर हैं, उनका क्या मतलब है? उन्होंने अपने बॉस को यूं ही मार खाने दिया। उन्होंने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। उनकी अकड़ पर ध्यान मत दीजिए।
आमतौर पर वे दूसरों को धमकाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर लड़ाई जल्दबाजी में होती है और अक्सर 6 या 7 लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीटते हैं। आज उन्होंने राघव को अकेले देखा और सोचा कि वह पहले की तरह ही सबको पीट देंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव इतना ताकतवर और चालाक होगा। उसने आसानी से लाल बालों वाले को घायल कर दिया और अब उसने उनके बॉस को काबू में कर लिया है। उन्होंने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। इसके बजाय नुकीले बालों वाला जमीन पर घुटने टेककर भयानक रूप से दहाड़ा, कुत्तों, तुम अभी तक खड़े क्यों हो, उसे मार डालो। हालांकि आसपास खड़े छोटे भाई बिल्कुल भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही उनके बॉस की आवाज़ सुनाई दी, राघव की निगाहें भी उनकी तरफ थीं। उस बर्फीली निगाह ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। ये कैसी निगाह है, बर्फ से भी ठंडी। कुछ लोग तो कांप उठे। इन्हें कैसे पता चला कि ये जानलेवा है? ऐसी खौफनाक सांसें तो सिर्फ वही लोग छोड़ सकते हैं जो युद्ध के मैदान में रहे हों और खूनदान करने से दूषित हुए हों। अपने छोटे भाई को हिलते हुए न देखकर हमजा आखिरकार घबरा गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, लड़के, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मर जाओगे। अब भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं। राघव ने ताना मारा, शराब की बोतल उठाई और सीधे हमजा के चेहरे पर मारा। धिशुम! हमजा का चेहरा खिल उठा। अगले ही पल वो चीखा और अपना चेहरा ढककर जमीन पर लौटने लगा। और बाकी छोटे भाई भी गुस्से में आ गए। पता नहीं किसने जमीन से बोतल उठाए और सीधे राघव पर फेंक दी और बाकी लोग आगे बढ़ गए। थोड़ा खून निकल रहा है। राघव मुस्कुराया और फिर सब पर टूट पड़ा। बैंग बैंग धाम! भीड़ों के झुंड में घुसने वाले भेड़िए की तरह राघव ने तेजी से वार किया और हर बार इन पीले बालों वाले लड़कों को जोरदार तरीके से मारा। कुछ ही वारों के बाद ये लोग जमीन पर गिर पड़े और कराहने लगे। आप जानते हैं, वह सुपर सोल्जर किंग है, ये लोग तो बस गुंडे हैं, उसके बराबर के बिल्कुल नहीं। आप सभी मुझे सपोर्ट करें। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। मुझे माफ़ कर दो। धिक्कार है। असंभव, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भाई, हम आपको नहीं पहचान सके, कृपया हमें माफ़ कर दो। लोगों का एक समूह जमीन पर पड़ा हुआ था, बुरी तरह दर्द से कराह रहा था। यह आश्चर्यजनक है, उन्होंने इससे पहले कभी इतना कौशल नहीं देखा था। 10 और लोग भी होते तो भी वे हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। दूसरी ओर राघव मैदान में खड़ा अपने आसपास गिरे हुए पीले बालों वाले लड़के को देख रहा था और धीरे से सिगरेट जला रहा था। क्या तुम अभी भी लड़ रहे हो? नहीं, अब और नहीं। सभी ने घबरा कर सिर हिलाया। राघव ने अपनी घड़ी देखी। धिक्कार है, मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, अब इसका हिसाब कैसे लगाऊं? भुगतान करो। हम भुगतान करते हैं, हमजा ने भौहें चढ़ाकर जल्दी से कहा। फिर उसने अपने शरीर से मुट्ठी भर नोट निकाले। भाई, ये तुम्हारे समय का पैसा है, तुम इसे ले लो। राघव ने नोट लिए और आदेश दिया। हैरानी की बात है, ये लोग काफ़ी अमीर हैं। उसने बिना किसी औपचारिकता के नोट ले लिए और फिर कहा, मुझे तुम्हें फिर कभी किसी को धमकाते हुए ना देखूं, वरना अंत इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ बड़े भाई, आपने जो सिखाया है, हमें बुराई को सुधारना ही होगा। इन लोगों का रवैया देखकर राघव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर गाड़ी चलाकर चला गया। कार में बैठी लड़की अचंभित रह गई। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और होश में आने में उसे काफ़ी समय लगा। तुमने उन सबको भगा दिया? क्या मैं सपना देख रही हूँ? सुंदरी, इसे सपना ही समझो। राघव ने सहजता से कहा, बताओ तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। अपने शहर। सुंदरी, भविष्य में ऐसी जगहों पर जाना सुरक्षित नहीं है, राघव ने कहा। ठीक है, आज मेरा मूड खराब है। अरे, अगर भविष्य में तुम्हारा मूड खराब हो तो मुझे फ़ोन कर देना। राघव हंसा। ठीक है, धन्यवाद। राशि चौहान बहुत आभारी थी। राशि को एक सामुदायिक केंद्र में छोड़कर राघव चला गया। वह एक इंटरनेट कैफ़े में गया और पूरी रात वहीं रहा। अगली सुबह वह जल्दी से निकल गया। उस खूबसूरत तस्वीर को हाथ में लिए राघव बहुत उत्साहित था। फाइफी, मैं आ रहा हूँ। अध्याय 3 में अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। चलते चलते राघव आखिरकार एक व्यावसायिक इमारत के सामने रुका। फॉर्मीज कंपनी। शानदार, मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी। इतनी बड़ी कंपनी को संभालना। राघव ने कार की खिड़की नीचे की, सामने की ऊंची इमारतों की ओर बढ़ा और सिर हिलाता रहा। फॉर्मीज कंपनी एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी। हालांकि कुछ साल पहले फॉर्मीज कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी, लेकिन फिर चाहत राजवर्धन नाम की एक महिला आई। वह बहुत मजबूत थी और उसने सीधे पूरी कंपनी को पुनर्जीवित किया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ी। अब फॉर्मीज कंपनी भारत में प्रसिद्ध है। राघव ने कार का दरवाजा खोला और फॉर्मीज कंपनी की ओर चल पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे रोक दिया गया। स्वाभाविक रूप से उसे रोकने वाला सुरक्षा गार्ड था। रुको रुको! सुरक्षा गार्डों ने राघव को देखा और ठंडे लहजे में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये खेल का मैदान नहीं है, जल्दी निकलो और कार्यालय में देरी मत करो।
अच्छा है, बहुत गंभीर। लगता है मेरी वाइफ ने कंपनी को अच्छे से संभाला है। राघव सिर हिलाता रहा। आपकी वाइफ कौन है? आपकी वाइफ यहाँ नहीं है, अभी जाए। कई सुरक्षा गार्डों ने ठंडे लहजे से कहा, मैं राशि चौहान को ढूंढ रहा हूँ। राघव ने एक तस्वीर निकाली और उसकी ओर इशारा किया। क्या आप चेयरमैन को ढूंढ रहे हैं? कई सुरक्षा गार्डों की आंखें फटी रह गईं और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने सतर्कता से पूछा, आप हमारे चेयरमैन को क्यों ढूंढ रहे हैं? वह मेरी मंगेतर है, आपको क्या लगता है मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मंगेतर? कई सुरक्षा गार्डों की आंखें फटी रह गईं और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने राघव को एक राक्षस की तरह देखा। धिक्कार है, ये पागल आदमी कहाँ से आ गया, जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ, और चेयरमैन आपकी मंगेतर है, आप ये क्यों नहीं कहते कि फॉर्मीज कंपनी आपकी है? कई लोगों ने उपहास किया और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। राघव ने मन ही मन सोचते हुए कहा, ऐसा मत कहो, जब वह मुझसे शादी करेगी तो ये कंपनी सचमुच मेरी होगी। ये सुनकर कई सुरक्षा गार्ड लगभग गिर ही गए। अब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि उनके सामने खड़ा युवक निश्चित रूप से पागल है। मुझे पता है कि तुम्हें मानसिक समस्या है और मैं तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करता, इसलिए जाओ और मजे करो। एक सुरक्षा गार्ड सचमुच बेबस था। उसने 5 रुपए निकाले और राघव के हाथों में थमा दिए। जल्दी चलो वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे 5 रुपए भेजना चाहते हो? राघव खुश नहीं था। वह सचमुच अपनी मंगेतर को ढूंढने आया था। इन लोगों ने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? राघव ने तस्वीर को उसके चेहरे के पास रखा और गंभीरता से उसकी तुलना की। ये तो बिल्कुल सही जोड़ी है। ये आदमी तो पागल है। सुरक्षा कप्तान ने आंख मारी और दोनों सुरक्षा गार्ड तुरंत राघव की ओर बढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहर निकाल देना चाहते हों। तभी एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी। अचानक कई सुरक्षा गार्ड रुक गए, क्योंकि इस तरह की बीएमडब्ल्यू चलाने वाले आम लोग तो होते ही नहीं। बीएमडब्ल्यू का हॉर्न बजा, मानो आगे वाले को रास्ता देने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने आवाज़ सुनकर अपना सिर घुमाया और अगले ही पल वह दंग रह गया। कार में बैठे लोग भी दंग रह गए, क्योंकि बीएमडब्ल्यू में कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत लड़की राशि चौहान थी जिसे राघव ने कल बचाया था। राशि चौहान कल खराब मूड में थी, इसलिए वह बार में ड्रिंक करने गई थी, लेकिन अचानक कुछ गुंडों ने उसे निशाना बना लिया। सौभाग्य से राघव वहां था, वरना कल का दिन बहुत बुरा होता। इसलिए वह राघव की बहुत आभारी है। हालांकि कल नींद में होने के कारण वह संपर्क नंबर लेना भूल गई थी और उसे सामने वाले का नाम तक नहीं पता था। उसे इस बात का पछतावा हुआ, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज सुबह सुबह उनकी मुलाकात फिर से हो जाएगी। क्या यही कहानी का हिस्सा है? राशि चौहान को पता नहीं था, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब सुरक्षाकर्मियों ने राशि चौहान को हॉर्न बजाते देखा तो उन्हें लगा कि राघव ने रास्ता रोक रखा है। अचानक कई लोग फिर से आगे बढ़े और राघव को हटाने की कोशिश करने लगे। राघव तुरंत नाराज हो गया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। वह अपनी मंगेतर से मिलने आया था, लेकिन उसके साथ एक बुरे आदमी जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा था? दोनों पक्षों को लड़ते देख राशि चौहान ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। तुम हो, यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर सुरक्षाकर्मी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राशि चौहान सामने खड़े इस बलवान लड़के को पहचान लेगी। वे राशि चौहान को अच्छी तरह जानते थे। वह उनके चेयरमैन की अच्छी दोस्त है और चौहान परिवार की राजकुमारी है। ये कहा जा सकता है कि वह एक धनी परिवार से है। उसका रुतबा ऊंचा है और उसकी खूबसूरती उसे बेहद पसंद करती है, जिसकी वजह से अनगिनत लोग उसे पाने की चाह रखते हैं। हालांकि इतने सारे प्रतिभाशाली युवाओं के बीच राशि चौहान को कोई पसंद नहीं करता। फिर भी इससे उन युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। कहा जा सकता है कि वह किसी देवी जैसी शख्सियत है। लेकिन अब देवी अपने सामने खड़े लड़के को नमस्कार करने के बारे में सोच रही है। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? क्या तुम जानते हो? राघव भी मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, फिर मिले? क्या अब भी चक्कर आ रहा है? फिर मिले? वह इसका दोबारा इस्तेमाल क्यों करता है? लगता है ये दोनों वाकई एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कुछ सुरक्षा गार्ड तुरंत पसीने से तरबतर हो गए। क्या बात है? उन्होंने सामने खड़े युवक को बड़ी सावधानी से देखा। वह एक खस्ताहाल सेंटाना चला रहा था और उसने गली के कपड़े पहने हुए थे। उसके पूरे पहनावे पर 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे। साफ शब्दों में कहें तो यह असल में एक नंबर का आदमी है। बस फर्क इतना है कि यह आदमी दिखने में अच्छा है, पर इसके लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने खड़ा युवक असल में किसी देवी से जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, कल आपका शुक्रिया, अगर आप न होते तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करती। राशि चौहान मुस्कुराए और बोली, आज फिर से मिलने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि आपको रात के खाने पर जरूर बुलाऊं। अरे वाह! राशि चौहान ने किसी को रात के खाने पर बुलाया। कई सुरक्षा गार्डों को लगा कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है।
आखिर मामला क्या है? क्या उसने यह नहीं कहा था कि राशि चौहान बर्फ की रानी है? किसी भी युवक का निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन अब क्या स्थिति है? क्या उसने खुद पहल करके दूसरों को आमंत्रित किया है? ठीक है, राघव ने थोड़ी देर सोचा, फिर आगे कहा, लेकिन जब समय मिलेगा तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। अरे बाप रे! कई सुरक्षा गार्ड नीचे घूरने लगे। इसका क्या मतलब है कि समय होना ज़रूरी नहीं है? अरे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ी यह खूबसूरत लड़की कौन है? अगर इसकी जगह कोई और होता तो तुम्हें रेंगते रेंगते अपनी टांग तोड़नी पड़ती। कुछ सुरक्षा गार्ड ईर्ष्या से भर गए, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हालांकि साथ ही वे थोड़ी देर के लिए डर भी गए। सौभाग्य से उन्होंने पहले राघव के साथ कुछ नहीं किया था, वरना अब उनका बुरा हाल होता। ठीक है, तुम्हें जाना होगा। अगर बाहर जाने में असुविधा हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। धड़ाम! कई सुरक्षा गार्डों ने सीधे खून की उल्टी कर दी। अंदरूनी चोट? ये निश्चित रूप से अंदरूनी चोट है। क्या स्थिति है? तुमने घर पर बस कुछ ही वाक्यों में सब कुछ क्यों बता दिया? रफ्तार बहुत तेज है। क्या तुम भी खाना बना सकती हो? राघव हैरान रह गया, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। यह जवाब सुनकर कई सुरक्षा गार्ड एक दूसरे का गला घोंटने को बेताब हो गए। उनकी ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच दोनों इमारत में दाखिल हुए। जाहिर है, आम लोगों के विपरीत राशि चौहान एक विशेष चैनल से गुजरी और इस चैनल का इस्तेमाल केवल उच्च पदस्थ लोग या निदेशक ही कर सकते थे। राघव ने भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही किया और दोनों चलते चलते बातें करने लगे। सौभाग्य से इस विशेष चैनल में लगभग कोई नहीं था, वरना इस दृश्य को देखकर कोई न कोई चौंक जाता। हालांकि इस समय सामने वाले कोने से एक आकृति आई। जानी, ये तो सच में तुम हो। अध्याय 4। मुझे हिलाओ और कोशिश करो। जानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में हो। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम रात में खाली हो तो चलो बाहर डिनर पर चलते हैं। सामने एक हट्टा कट्टा युवक खड़ा है। सूट पहने होने के बावजूद उसकी उभरी हुई मांसपेशियां साफ दिख रही हैं। उसने राशि चौहान को देखा, उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक उठीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि राशि चौहान के बगल में एक युवक खड़ा है। तुरंत ही उसका चेहरा उदास हो गया। क्या राशि का कोई बॉयफ्रेंड है? हालांकि जब उसने राघव के शरीर पर कपड़े देखे तो उसके होंठों के कोने पर तिरस्कार का भाव आ गया। जिसके पास कुल मिलाकर 500 रुपये से ज्यादा कीमत के कपड़े भी न हो, वह तो कचरा है। तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक गुप्त चैनल है? यहाँ से निकल जाओ। राशि, मेरे पास आओ। ऐसे लोगों से दूर रहो ताकि खतरे से बचा जा सके। मैं भरोसा करती हूँ। राघव का गुस्सा अचानक भड़क उठा। सामने वाला सच में घमंडी है। सामने वाले की ऐसी बातें सुनकर राशि चौहान का चेहरा उतर गया। सामने सूट पहने आदमी ने देखा कि राशि चौहान और राघव हिले भी नहीं, तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। वह राशि चौहान पर गुस्सा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने सारे गुस्से का दोष राघव पर मढ़ दिया। लड़के, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं 3 तक गिनता हूँ, जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें आज ही रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर उसने मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर की सारी मांसपेशियां अचानक फूल गईं। राघव ने ताना मारते हुए कहा, अपनी कही बात वापस लो और फिर मुझसे गंभीरता से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। माफी मांगूं? सूट पहने आदमी ने ताना मारते हुए कहा, लड़के, क्या तुम पानी में डूबे हुए हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वह सचमुच बहुत गुस्से में था। वह एक धनी परिवार की दूसरी पीढ़ी था और उसका व्यक्तित्व सबसे अलग थलग था। इस समय राशि चौहान ने भी अपने होंठ सिकुड़े और ठंडे लहजे में कहा, संकटा सेन, मैं खाली नहीं हूँ, कृपया दूर हट जाओ। फिर वह मुड़ी और राघव की ओर मुस्कुराते हुए बोली, उसे नज़रअंदाज करो, चलो। इन दो बिल्कुल विपरीत रवैये को देखकर संकटा के अंदर केवल गुस्सा भड़क उठा। राशि चौहान का इस तरह मुस्कुराना उसे असहनीय लग रहा था। अरे, क्या तू मेरी पसंद की लड़की को छूने की हिम्मत करता है? क्या तू अब जीना नहीं चाहता? संकटा सचमुच गुस्से में था। वह 1-2 दिन से राशि चौहान का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। उसे लगा था कि राशि चौहान सभी पुरुषों के प्रति उदासीन और तिरस्कारपूर्ण रवैया रखती है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह आज किसी पुरुष का पक्ष लेगी जिससे वह असहनीय हो गया। लड़के, इधर आओ और घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो मेरे पास तुम्हें मारने के 100 तरीके हैं। संकटा, क्या तुम पागल हो? राशि चौहान भी गुस्से में थी। हालांकि संकटा ने सिर हिलाया, जानी, तुम्हें इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इस बच्चे से सबक सिखा दो। सीधे शब्दों में कहें तो उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी और वह आगे बढ़ गया। सच कहें तो संकटा बहुत लंबा है और अक्सर कसरत करता है। उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हैं और पहली नज़र में ही लोगों को डरा देता है। दूसरी ओर राघव की बाहें साफ हैं और वह एक सुंदर विद्वान जैसा दिखता है। ऐसा व्यक्ति शायद लड़ने में सक्षम न हो।
हालांकि इसका उल्टा सच है। सूट पहने हुए आदमी की मांसपेशियां बिल्कुल बेमिल हैं और उसमें लड़ने का कोई कौशल नहीं है। लेकिन राघव अलग है। वह दिन भर मोर्चे पर लड़ता रहा है और वह अंतर्राष्ट्रीय सुपर सोल्जर किंग है। ये कहा जा सकता है कि उसका कौशल अकल्पनीय है। इसलिए जब उसने इस समय दूसरे पक्ष की हरकत देखी तो वह सीधे मुस्कुराया। उसके सामने ऐसा करने की हिम्मत। सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं। सनकटा गुस्से से चिल्लाया और एक मुक्का मारा। उसका मुक्का बहुत जोरदार था और अगर किसी आम आदमी को लगता तो वह जरूर बेहोश हो जाता। उसकी नज़र में इस बार भी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इस बार वह गलत था, क्योंकि उसके मुक्के को प्रतिद्वंद्वी ने मजबूती से पकड़ लिया था। यहाँ तक कि जब दूसरे पक्ष ने थोड़ा सा बल लगाया तो वह दर्द से चीख उठा। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? सनकटा का चेहरा बहुत बदसूरत था और दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन राघव ने ताना मारा, तुम्हारी कला के साथ मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। उसने एक हाथ से दूसरे का कॉलर पकड़ा और ठंडी आंखों से उसे देखा। राघव की निगाहों को महसूस करते हुए सनकटा का दिल कांप गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अकेला भेड़िया उसे घूर रहा हो। लेकिन फिर वह दहाड़ा, लड़के, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो सेन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें पता है हमारे सेन परिवार की ताकत क्या है? वह जितना बोलता गया उतना ही उत्तेजित होता गया। मुझे एक उंगली भी हिलाई तो मैं तुम्हें इस शहर से कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये देखकर कि दूसरा पक्ष सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सनकटा ने सोचा कि दूसरा पक्ष डर गया है, इसलिए वह और भी घमंडी हो गया। उसने अपनी गर्दन अकड़कर बड़े घमंड से चिल्लाया, आओ, अगर हिम्मत है तो मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारो। मुझे छूते ही मेरे पास तुम्हें मारने के 100 तरीके हैं। हा हा कमीने, हिम्मत मत करना। जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करो। शायद मैं अच्छे मूड में हूं और तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे इर्द गिर्द घुमा सकता हूं। सनकटा जोर से हंसा, बैंग, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा जिससे उसके दांत चकनाचूर हो गए। धड़ाम, कई दांत उड़ गए, खून बहने लगा और सनकटा का आधा चेहरा तुरंत सूज गया। इतना ही नहीं, वह और भी हैरान हो गया। दूसरे पक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे सेन परिवार के बदले का डर नहीं है? लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा उसका दिमाग फिर से बदल गया। बैंग, मुझे धमकी देने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। राघव की आवाज़ ठंडी थी। उसने अपने हाथ दाएं बाएं घुमाए, सनकटा के चेहरे पर चिल्लाया और आखिरकार उसे बोरे की तरह पटक दिया। फिर एक झटके में उसने 180 किलो के शरीर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। चले जाओ, मुझे दोबारा मत देखना, वरना मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। सनकटा को बहुत दर्द हो रहा था और राघव की आवाज़ सुनकर उसका दिल और भी कांप उठा। लेकिन फिर उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा भर गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। सेन परिवार के युवा मुखिया के रूप में उसे पहले कभी इस तरह की धौंस नहीं दी गई थी, इसलिए उसने दूसरे पक्ष को जान से मारने की कसम खाई। हालांकि राघव ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे राशि चौहान को खींचा और निर्धारित मार्ग से बाहर निकल गया। मार्ग से बाहर निकलने के बाद राघव ने पूछा, राशि, क्या मैंने अभी जो किया उसका तुम पर कोई असर होगा? राशि चौहान ने हल्के से सिर हिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सेन परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने ही सेन परिवार को उकसाया है, मुझे डर है कि तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। राशि चौहान ने थोड़ी माफ़ी मांगते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, अगर वह सनकटा तुम्हें ढूंढने की हिम्मत करता है तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। चिंता मत करो, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो बस एक मामूली आदमी है, मैंने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राशि चौहान ने कहा, मैं कंपनी को दस्तावेज सौंपने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, राघव ने सिर हिलाया और सबसे बड़े दफ्तर की ओर चल पड़ी। उसे पता था कि चाहत राजवर्धन जरूर अंदर होगी। ये दफ्तर बहुत बड़ा है और आधुनिक शैली से सजा है। इतना ही नहीं, इसमें एक महिला भी बैठी है। वह बेहद खूबसूरत महिला है जिसने पेशेवर पोशाक पहनी है और एक परिपक्व आकर्षण बिखेर रही है। वह चाहत है। मुझे घर से फ़ोन आया था कि वह आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रही है, इसलिए उसे दफ्तर में ही रुकना होगा और इधर उधर नहीं घूमना होगा। लेकिन सुबह से अब तक वह नहीं आया है, जिससे वह थोड़ी नाराज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि वह मनमानी करने वाली वरिष्ठ महिला नहीं है। उन्हें पूरी कंपनी का प्रबंधन करना होता है और यहाँ दूसरों का इंतजार करने का समय नहीं है। हल्की सी आह भरते हुए चाहत खड़ी हुई और काम पर जाने के लिए बाहर जाने ही वाली थी कि तभी दफ्तर का दरवाजा खुल गया। अध्याय 5 मंगेतर। अगले ही पल दरवाजा खुला। फिर एक युवक अंदर आया। चाहत की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि सामने वाला बहुत असभ्य था, इसलिए वह सीधे अंदर आ गया। उसने अभी अभी उसे बाहर भेजा ही था कि सामने वाला लापरवाही से उसके सोफे पर बैठ गया।
अंदर आने वाला युवक स्वाभाविक रूप से राघव था। सोफे पर बैठते ही उसने मेज पर रखी रजाईदार चाय को धीरे से उठाया, एक घूंट लिया और संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, बेजोड़ सुंदरता और अच्छा स्वाद। आजकल चाय पीने वाली सुंदरियां बहुत कम हैं। आपको इस आदत को बनाए रखना दुर्लभ है। खैर, ये कमरा भी अच्छी तरह से सजा हुआ है, बहुत आधुनिक है लेकिन दिखावटी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका स्वाद मेरे जैसा है। सू चेन मुस्कुराया और चाहत ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम कौन हो? किसने हमारे लिए चाय बनाई? और किसका स्वाद तुम्हारे जैसा है? क्या तुम पागल हो? वह सचमुच गुस्से से आग बबूला हो गई थी। सामने वाले को देखकर लग रहा था कि वह उसकी कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वह अंदर आया कैसे? और उसका लहजा इतना घमंडी क्यों है? क्या कंपनी के सुरक्षा गार्ड मर गए हैं? इसे किसने अंदर भेजा है? चाहत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? राघव भी चौंक गया। नहीं प्रिय, तुम मुझे जानती भी नहीं हो। किसी ने तुम्हें बताया नहीं? ये तो हद ही है। चाहत ने दांत पीसते हुए गुस्से से कांपते हुए कहा, प्रिय? यह आदमी बेशर्म है और उसे प्रिय कहने की हिम्मत करता है। मैं पागल हो रही हूँ। यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। चाहत ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाऊंगी? राघव खुश हो गया। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मंगेतर? ये 3 शब्द सुनकर चाहत लगभग उछल पड़ी। वह चिल्लाए, अभी निकल जाओ वरना मैं तुम्हें पेट के बल बाहर निकाल दूंगी। ओह, कितनी गुस्सैल है, पर थोड़ा सा मिर्ची। राघव ने सिर हिलाया। कहते हैं कि गुस्सैल स्वभाव से पुत्र जन्म लेता है, पता नहीं ये सच है या नहीं। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चाहत गुस्से से उछल पड़ी। वह सुरक्षा गार्ड को बुलाना चाहती थी, लेकिन तभी राघव ने फिर कहा, मैं सचमुच तुम्हारा मंगेतर हूँ, क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नहीं बताया? घर? चाहत की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यही वह व्यक्ति था जिसका वह इंतजार कर रही थी? वह बेहोश होने वाली थी, वह इतनी शानदार कैसे हो सकती है? लगता है तुम्हें याद आ गया। राघव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वैसे मेरा नाम राघव सिंघानिया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। चाहत ने गुस्से में अपना फ़ोन निकाला और अपने पिता को फ़ोन किया। चाहत, तुम इस समय क्यों फ़ोन कर रही हो? फ़ोन पर एक दमदार आवाज़ सुनाई दी। पिताजी, क्या आप मुझे राघव सिंघानिया का इंतजार करने के लिए कह रहे थे? चाहत ने झट से पूछा। हाँ, क्या तुमने देखा? आवाज़ हंसी। कैसा है? बुरा नहीं है, बड़ा आदमी है। चाहत ने आंखें घुमाईं। सामने वाले को तो दर्जनों मानसिक बीमारियां थीं। हालांकि फ़ोन पर आवाज़ फिर आए, राघव अच्छा इंसान है, तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है, ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर कुछ और बात हो तो तुम दोनों आपस में बात कर लो। मुझे बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में फ़ोन कट गया। अच्छा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। राघव मुस्कुराया। देखो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। प्यारे, हाथ मिलाओ या गले लगाओ। तुमने अभी तक मेरा स्वागत नहीं किया। भाड़ में जाओ। चाहत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि परिवार ने उसके लिए ऐसा घटिया आदमी कैसे ढूंढ लिया। इस आदमी के साथ वो 1 मिनट भी नहीं रुक सका। तुम मुझसे मिल भी चुके हो, चलो चलते हैं। चाहत ने ठंडे लहजे में कहा। चलना? कहाँ जाना है? राघव ने पूछा। हेलो, क्या तुम काम नहीं करते? क्या तुम दिन भर व्यस्त रहते हो? वाइफी, तुम सच में कमाल हो, तुमने सही अंदाज़ा लगाया, मेरे पास सच में कोई नौकरी नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। फिर से चक्कर आ गया। चाहत रोने ही वाली थी। ये आदमी न सिर्फ घटिया है, बल्कि बेघर भी है। क्या तुम ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जो सिर्फ चावल खाता है? हे भगवान, ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर भी हमेशा चावल क्यों खाते हो? चाहत को घिन आ रही थी। अन्याय। राघव ने बचाव करते हुए कहा, मैं अभी अभी भारत लौटा हूँ, नौकरी कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी चावल खाने में कोई बुराई नहीं है ना? धिक्कार है, ये कितना बेवकूफ़ है। चाहत ने दांत पीसते हुए ठंडी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी और तुम मेरे लिए गायब हो जाओगे। बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? कितने? राघव ने अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम। अरे, तुम्हारे साथ क्या तुम्हें पैसे खत्म होने का डर है? इतनी खूबसूरत और अमीर, हाँ हाँ, मैं सच में जीनियस हूँ। पागल। चाहत बौखला गई। उसने पहली बार इतना बेशर्म आदमी देखा था। वह लगभग भाग ही गई थी, लेकिन खुद को रोक लिया। वह सोच रही थी, इस आदमी से कैसे निपटे? तुम्हारी खासियत क्या है, या तुम क्या करियर बनाना चाहते हो? मैं? लड़ाई झगड़ा और मारकाट वगैरह? मुझे हथियारों की भी अच्छी जानकारी है। तोप और टैंक मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। चाहत। उसने व्यर्थ ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। सरासर पागलपन। टैंक और तोपें, अंतरिक्ष यान क्यों नहीं कहते?
तुम्हारा चेहरा कैसा है? राघव नाखुश था। मुझे सच में गाड़ी चलाना आता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं किसी और दिन कोशिश करके दिखा दूंगा। छोड़ो भी। चाहत ने सिर हिलाया, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हारी बात व्यवहारिक नहीं है। मैं तुम्हें बस हमारी कंपनी में नौकरी दे सकती हूँ। कंपनी की? राघव ने थोड़ी देर सोचा और फिर अनिच्छा से बोला, तो मुझे उपाध्यक्ष बना दो। छी! चाहत ने चाय का घूंट थूक दिया। उपाध्यक्ष? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उपाध्यक्षों की कोई कमी नहीं है। उसने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, मैं तुम्हारी सचिव बन जाऊं? हम अक्सर ऑफिस में रोमांस कर सकते हैं। मैं खूब मस्ती करूंगा। का ये सुनकर चाहत का मन किया कि चाय का प्याला दूसरे के सिर पर फेंक दे। ये आदमी क्या सोच रहा है? शांत शांत। चाहत ने गहरी सांस ली और आखिरकार शांत हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, कंपनी में लोगों की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम सुरक्षा विभाग में जा सकते हो। सच कहूं तो वह सच में दूसरे को यहाँ नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसे सुरक्षाकर्मी बनाने के। सुरक्षाकर्मी? राघव नाखुश था। ये तुमसे थोड़ा दूर है। हाँ, चाहत ने ताना मारा। अगर तुम पास रहना चाहते हो तो रह सकते हो। शौचालय साफ करो या बॉयलर जला दो, क्या तुम इनमें से एक चुनोगे? क्या तुम सच कह रहे हो? राघव को भी समझ आ गया कि सामने वाला जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अरे वाह, मेरे पास अच्छी काबिलियत है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति ने पिस्तौल से हवाई जहाज को मार गिराया था? तुमने मुझे सुरक्षा गार्ड बनने के लिए कहा। अरे, हवाई जहाज! चाहत के दिमाग में काली लकीरें दौड़ गईं। क्या यह आदमी इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकता है? लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गई, क्योंकि राघव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए सुरक्षा गार्ड ही रहेगा। क्या? इस आदमी ने वादा किया और अभी भी हंस रहा है। क्या सुरक्षा का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अच्छा है? चाहत समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी ठंडे लहजे में बोली, कल काम पर आना, तुम बाहर जा सकते हो। अध्याय 6 छिपा हुआ। राघव को विदा करने के बाद चाहत ने राहत की सांस ली। फिर वह अपने काम में जुट गई। व्यस्त दिन के बाद सूरज ढलने पर चाहत ने आराम किया, फिर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर नीचे की ओर चल पड़ी। थका देने वाले दिन के बाद आखिरकार मैं घर लौट सकती हूँ। घर लौटने के बाद मुझे गुलाब के फूलों से स्नान करना चाहिए और आराम करना चाहिए। गाड़ी एक विला के सामने रुक गई। चाहत ने गाड़ी रोकी, विला में प्रवेश किया, फिर अपने हाथ में पकड़ा बैग फेंक दिया और पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। बाहर वह एक प्रभावशाली बॉस और बहुत मजबूत महिला दिखती है, और घर पहुंचते ही उसने अपना सारा मुखौटा उतार दिया। वह बस एक कमजोर सी महिला थी। ऊंची एड़ी के जूते एक तरफ फेंककर चाहत ने अपने बर्फ जैसे सफेद पैरों से अंदर कदम रखा। चलते चलते उसने अपने कपड़े उतार दिए। एक छेद, दो छेद, और जल्द ही उसने अपना काला सूट उतार दिया। अंदर की सफ़ेद कमीज भी दिखने लगी और सामने के 3 बटन खोल दिए, जिससे अंदर का बर्फ जैसा सफ़ेद रंग दिखाई देने लगा। जल्द ही सफ़ेद कमीज और काली छोटी स्कर्ट भी उतार दी गई। अंत में चाहत केवल एक ही अंडरवियर पहने रह गई। अपने घर में जाहिर है उसे शर्म नहीं आई, और फिर उसने हाथ जोड़कर अपने अंडरवियर के बटन खोलने की योजना बनाई। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, बिना अंडरवियर उतारे नहाना कैसे संभव है? हालांकि इसी क्षण बगल से एक आवाज़ आई, खांसी। इस आवाज़ में थोड़ी शर्मिंदगी और थोड़ी चेतावनी थी। यह आवाज़ सुनकर चाहत चौंक गई, क्योंकि इस विला में केवल वही रहती है और कोई नहीं। इसके अलावा यह विला बहुत बड़ा है और बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आ सकती, इसलिए यह आवाज़ केवल घर के अंदर से ही आ सकती है। लेकिन इस घर में उसके अलावा और कौन हो सकता है? आप जानते हैं, यह कोई साधारण विला नहीं है। बाहर के सभी सुरक्षा गार्ड उच्च कोटि के हैं। आम लोग, यहाँ तक कि चोर भी, अंदर नहीं आ सकते। क्या ये दिन भर की थकान और मतिभ्रम की वजह से है? चाहत ने सिर हिलाया, फिर गहरी सांस ली, अपने पैरों पर खड़ी हुई और एक तरफ आकर चाय बनाई। लगता है मैं सच में बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। चाय पीकर, संगीत सुनकर, आराम करके, आखिर में गर्म पानी से नहाकर चैन की नींद सोना बेहतर होगा। सारी परेशानियां दूर हो गईं, कुछ बचा ही नहीं। ओह, क्या तुमने सच में कपड़े नहीं पहने हैं? तभी एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। क्या? ये आवाज़ सुनकर चाहत चीख पड़ी। उसे पूरा यकीन है कि ये मतिभ्रम नहीं है, बल्कि कोई असली इंसान है। कोई उसके घर में घुस आया है। कौन है? बाहर निकलो। चाहत सिकुड़कर सोफे पर बैठ गई और चारों ओर नज़र घुमाई। तभी उसे अपना चेहरा नजर आया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि सामने एक ऐसा चेहरा बैठा था जिससे उसे बेहद नफरत थी। सितंबर की धूप की तरह एक आकर्षक चेहरा और एक शैतानी मुस्कान जो लोगों को मदहोश कर देती है। लेकिन अब वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह इस चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ थी और उसने इसे दिन में ही देखा था। राघव सिंघानिया। जी हाँ, इस समय उसके सामने बैठा चेहरा राघव ही था। अरे, धिक्कार है, तुम अंदर कैसे आ गए?
चाहत एक डरी हुई छोटी खरगोश की तरह इतनी डर गई थी कि उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और बहुत घबराई हुई लग रही थी। आप जानते हैं, वह हमेशा से बहुत मजबूत और साहसी रही है, लेकिन अब वह सचमुच डर गई है। ऊपर से इस खाली विला में सिर्फ वे दोनों ही हैं और उन्होंने अभी तक अंडरवियर भी पहना हुआ है। चाहे कुछ भी सोचो, यह एक बहुत ही डरावना दृश्य है। हालांकि राघव को ऐसा नहीं लगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी आंखों में असीम चमक थी। हाँ हाँ, अप्रत्याशित रूप से तुम्हें अभी भी यह खास शौक है। और मुझे यह नहीं दिख रहा था कि तुम इतने अच्छे आकार में हो। जरूर, ये छिपा हुआ था। अपनी बहन को देखो, अपनी आंखें बंद करो। चाहत ने दांत पीसते हुए दहाड़ा। राघव के सामने उसने बेशर्मी से अपनी लारनी ली। ये दृश्य देखकर चाहत अपने दिल में इतना गुस्से से भर उठी कि वह दूसरे को जान से मार देना चाहती थी। अभी भी देख रहे हो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। तुम मेरी पत्नी हो, मैं क्यों नहीं देख सकता? पति का पत्नी को देखना गैरकानूनी तो नहीं है ना? राघव ने अपने कंधे ढीले कर लिए। वह बहुत ही समझ से परे लग रहा था। चुप रहो, बोलोगे तो जान से मार दूंगी। चाहत गुस्से से कांप उठी और फिर उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से पूछा, बताओ तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? बोलते बोलते चाहत ने अपना शरीर ढकने के लिए एक तकिया पकड़ लिया। इससे राघव थोड़ी देर के लिए निराश हो गया। फिर भी उसने आह भरी, तुम भूल गई, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। देखो, इस कमरे की चाबी तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। राघव ने चाबी को हाथ में हिलाया। चाहत इतनी गुस्से में थी कि लगभग बेहोश हो गई। धिक्कार है पिताजी पर, उन्होंने उसे धोखा दे दिया। क्या वह तुम्हारी सगी है? तुम जाओ, जल्दी करो, मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। चाहत चिल्लाए, नहीं, एक पत्नी अपने पति का पीछा कैसे कर सकती है? राघव बेबस था, और गुस्सा करके खुद को चोट मत पहुंचाना। अगर तुम बीमार हो तब भी मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। और चाहत को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुमसे कहती हूँ, बेहतर होगा कि तुम ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आज कुछ भी लीक हुआ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चिंता मत करो, मैं आज की बात किसी को नहीं बताऊंगा। राघव ने जल्दी से सिर हिलाया। मजाक कर रहा था मेरी पत्नी, बेशक मुझे खुद ही इसकी सराहना करनी चाहिए। दूसरों को कैसे बताऊं इस तरह की बात? अगर तुम उसे मार भी दोगी तो वो किसी को नहीं बताएगा। सच में? दूसरे पक्ष का इतना खुशमिजाज जवाब देखकर चाहत को बहुत शक हुआ। लेकिन फिर उसने सतर्कता से कहा, अपनी आंखों का ध्यान रखना। अगर तुमने इधर उधर देखने की हिम्मत की तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें नोचकर निकाल दूंगी और मैं तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा काट दूंगी। जरूर। राघव ने अनजाने में अपने पैर भींच लिए। नहीं, तुम सच में मेरा पीछा करना चाहती हो? मैं बेघर हूं, मुझे परवाह नहीं, अभी निकल जाओ। चाहत चीख पड़ी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस आदमी के साथ एक ही विला में रहे, वरना उसे पता ही नहीं चलता कि आज क्या होगा। सुनो, मैं मालिक हूं और तुम मेरी कर्मचारी हो। अब भी अपने मालिक की बात नहीं सुनती। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मिनटों में नौकरी से निकाल दूंगी, तुम्हें बेघर कर दूंगी। मैं पहले से ही बेघर हूं। राघव ने कंधे उचकाते हुए दयनीय भाव से कहा, वैसे भी इतने बड़े विला में अकेले रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ। चिंता मत करो, मेरे साथ कोई बदमाश नहीं आएगा। तुम सबसे बड़े बदमाश हो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। मेरी उंगली को छूने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म कमीने से शादी नहीं करूंगी। अरे पत्नी, क्यों परेशान हो रही हो? तुम मुझे बुरा महसूस करा रही हो। राघव ने आह भरी, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। चाहत झट से पीछे हट गई, जमीन पर पड़े कपड़े उठाए और फिर फोन किया। मैं जा रही हूँ, एक और चाल चल रही हूँ। ये देखकर राघव उठकर आगे बढ़ गया। पुलिस बहुत व्यस्त है, इसलिए दूसरों के लिए परेशानी मत खड़ी करो। वैसे भी हमारे पति पत्नी के मामले में पुलिस को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते बोलते वह चाहत के पास आया, हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने के लिए झुका। लेकिन चाहत ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सफ़ेद पिंडली उठाकर राघव की ओर लात मारी। यही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अध्याय 7 कोडनेम फाल्कन। ये लात बहुत अचानक लगी। अगर कोई आम इंसान होता तो उसे जरूर लात पड़ती, लेकिन राघव कोई आम इंसान नहीं था। वह एक सुपर सोल्जर था और यह छोटी सी हरकत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। इसलिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसने चाहत के सुंदर पैर को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, चाहत चीखी। उसे आज तक किसी ने खरोंचा भी नहीं था और इस पल उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। राघव मुस्कुराया और बोला, पत्नी, तुम ईमानदार नहीं हो। तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें पता है ये जगह कैसी है? अगर तुमने यहाँ जोर से लात मारी तो तुम्हारी जिंदगी भर की खुशियाँ छिन जाएंगी। हम कमीने, जल्दी छोड़ो मुझे।
चाहत छटपटाने लगी। उसका शरीर कोमल था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल शब्दों से ही जवाब दे सकती थी। अपनी सम्मानित बड़ी बहन के बारे में सोचते हुए और साथ ही फॉर्मीज कंपनी के प्रभारी के बारे में, भला किसने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया होगा। ये सोचकर चाहत का चेहरा और भी लाल हो गया। लेकिन जल्द ही उसने ठंडी सी आवाज निकाली और गुस्से से राघव को घूरते हुए उसकी आंखों में चुनौती भरी थी। इसका मतलब है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? राघव और भी जोर से हंसा। युद्ध के मैदान में वह अक्सर कैदियों को पकड़ लेता था और दूसरों को वश में करने के उसके तरीके हमेशा बदलते रहते थे। हालांकि चाहत कैदी नहीं थी, राघव के पास इतनी खूबसूरत महिला से निपटने के 100 तरीके थे। लेकिन उसने सबसे सरल तरीका चुना। एक हाथ से उसने चाहत का पैर पकड़ा, दूसरे हाथ को उसके तलवे पर रखा और हल्के से दबाया। खिलखिलाहट। अचानक चाहत जोर से हंसी और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसका पूरा शरीर एक हरे सांप की तरह मटकने लगा। खिलखिलाहट। ही ओहो, कैसा लग रहा है? आराम से हो? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओहो, चाहत के हंसते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और साथ ही वह चिल्लाई, धिक्कार है, मुझे छोड़ दो। वह असहनीय पीड़ा से असहनीय हो गई थी। यह असहनीय पीड़ा नहीं थी, बल्कि बिजली के झटके जैसी एक अवर्णनीय अनुभूति थी जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या तुम भविष्य में मुझ पर हमला करने की हिम्मत करोगी? राघव ने पूछा। कमीने, नीच, बेशर्म। चाहत ने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम मर्द हो? तुमने मुझ जैसी कमजोर औरत को धमकाया। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे आमने सामने लड़ना चाहती हूँ। चाहत चिल्लाए। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हो। राघव ने अपना सिर हिलाया, उसकी हथेली की ताकत बढ़ गई। चाहत फिर से चिल्लाई और उसका पूरा शरीर तेजी से मुड़ गया। जल्द ही उसके शरीर पर रखा तकिया गिर गया, खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा उजागर करते हुए। हंसते हुए, मैं गलत थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। चाहत दया की भीख मांगने लगी। वह सचमुच और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसका शरीर मानो फटने वाला था। क्या हुआ? राघव ने पूछा। तुम। चाहत गुस्से में थी, उसने अपनी गलती मानकर अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी हद तक जाएगा। अब उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा। कमीने, मुझे पकड़ने मत देना, वरना चाची तुम्हें जिंदगी भर पछतावा करवाएंगी। चाहत मन ही मन गुस्से से भरी थी, लेकिन उसने जल्दी से कहा, मुझे तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। ठीक है, एक बार माफ कर देता हूँ। राघव भी जानता था कि इस तरह की सजा उचित होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। इसलिए चाहत की दया की भीख सुनकर राघव ने भी उसे छोड़ दिया। धड़ाम। चाहत ने झट से अपने पैर पीछे खींच लिए, उसके गाल लाल हो गए थे, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बहुत प्यारी लग रही थी। कमीने, मेरा इंतजार करो। चाहत ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम्हें झांकने की इजाजत नहीं है, जाओ गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। आखिरकार चाहत एक छोटे खरगोश की तरह भाग गई। धिक्कार है, मुझे बिना दिखाए नहाने के लिए कह रही हो, ये तो सरासर बेशर्मी है। राघव ने आह भरी, छोड़ो, जापान आने में बहुत समय लगेगा, भविष्य में मौके मिलेंगे। उसने मुंह फुलाया और गेस्ट रूम की ओर चल पड़ा। हालांकि यह एक गेस्ट रूम था, लेकिन इसका लेआउट बहुत ही शानदार था। राघव जैसे नखरेबाज को भी इसमें कोई कमी नहीं दिखी। वह धीरे से बैठ गया, फिर अपने बगल में रखे कंप्यूटर को चालू किया। सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसने एक वेबसाइट खोली। ये वेबसाइट पूरी तरह से अंग्रेजी में थी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से कोई घरेलू वेबसाइट नहीं थी, लेकिन राघव को इसमें कोई संदेह नहीं था। उसने सरसरी नज़र डाली और यह बहुत जानी पहचानी लगी। बीप बीप, मैसेज बॉक्स लगातार चमक रहा था। राघव ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, उस पर एक नज़र डाली और फिर सभी को अस्वीकार कर दिया। लेकिन अगले ही पल वह रुक गया और उसकी सांसें पल भर में बदल गईं। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह इस समय बेहद उग्र हो गया, क्योंकि उसे एक संदेश मिला था। ये जानकारी जाहिर तौर पर गुप्त थी, लेकिन अनुवादित रूप में, यानी हत्या का मिशन। चाहत राजवर्धन, हत्या का निशाना चाहत निकली। अचानक राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई चाहता की हत्या करने जा रहा है, इसीलिए राजवर्धन परिवार ने उससे शादी करने की इच्छा जताई थी। हालांकि अब जब चाहत उसकी मंगेतर बन चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से वह उसकी रक्षा करना चाहता है। 5,000 मिलियन, यह इनाम की कीमत है। सच कहें तो राघव की राय में ये कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसने करोड़ों के इनाम देखे थे और वो भी अमेरिकी डॉलर में ही थे। फिर भी उसका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि पहले इनाम देने वाले लोग, भले ही कीमत ज़्यादा थी, आम लोग नहीं थे। वे सभी बड़े ड्रग तस्कर और हथियार तस्कर थे, जिन्हें हर देश ढूंढ रहा था। इस तरह का मिशन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन चाहत अलग थी। वह सिर्फ एक कंपनी की मालकिन थी, एक महिला थी और वह बेबस थी।
ऐसे लक्ष्य को मारना बहुत आसान था, इसलिए राघव ने एक नज़र डाली और देखा कि 10 से ज़्यादा लोगों ने पहले ही यह काम ले लिया था। अचानक उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। देखते हैं कौन इतना अंधा है, मेरी पत्नी की हत्या करने की हिम्मत करने वाला है। आखिरकार उसने जल्दी से कुछ अंग्रेजी में लिखा और यह काम स्वीकार कर लिया। कोड नेम फाल्कन, मिशन संभालो। हो गया। राघव मुस्कुराया और बोला, देखता हूं जो भी मुझे छीनने की हिम्मत करेगा मैं उसे कल ही खत्म कर दूंगा। फाल्कन एक बेहद खौफनाक व्यक्ति राघव का कोड नेम है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि इस वेबसाइट पर सबसे ऊपर का नाम फाल्कन है। बस सोचते ही अचानक स्क्रीन पर एक नया संदेश आया और पेज के सबसे ऊपर एक नया टास्क रिफ्रेश हो गया। ड्रिप, इनाम, हत्या का मिशन, लक्ष्य राघव। पोस्ट किया है संकटा सेन ने। संकटा, मेरी हत्या। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे यकीन ही न हो रहा हो। छी, ये बेवकूफ़ अपना असली नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है, क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? राघव खुश था और अपना सिर हिलाता रहा। उसे पता नहीं था कि संकटा किस वेबसाइट के बारे में जानता है, लेकिन दूसरे पक्ष ने अपना असली नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत की, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इस वेबसाइट का नाम है ह्यूमन वर्ल्ड। यह एक गुप्त वेबसाइट है। यहाँ कोई भी टास्क पोस्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई न कोई आपकी मदद कर सकता है। इस वेबसाइट को कम मत समझिए, इसमें मौजूद लोग और टास्क पूरी दुनिया से हैं और यहाँ कई माहिर लोग छिपे हुए हैं। हालांकि यहाँ एक गुप्त नियम है, यानी असली नाम के बजाय गुप्त नाम का इस्तेमाल करना। उदाहरण के लिए राघव का गुप्त नाम फाल्कन है। जाहिर है संकटा जैसे नौसिखिए ही अपना असली नाम इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं मुझे इनाम के तौर पर क्या मिलेगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 8 उपहार। देखते हैं मेरे इनाम की कीमत क्या है। राघव ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। 100 मिलियन, कितना कम। मैं चलता हूँ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कीमत देखकर राघव नाराज हो गया। ये सेन उपनाम वाला व्यक्ति न केवल मूर्ख है बल्कि कंजूस भी है। इसने केवल 100 मिलियन का इनाम दिया है। राघव बहुत परेशान था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर कोई इनाम भी देता तो वह अरबों डॉलर से शुरू होता। 1 मिलियन क्या है? गुस्से में होते हुए भी राघव ने लापरवाही से यह काम स्वीकार कर लिया। खुद की हत्या, कितना रोमांचक काम है। मुझे डर है कि मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, है ना? राघव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। किसी को नहीं पता कि उसके इस कदम ने दुनिया में कितनी सनसनी मचा दी है। असल में काफ़ी लोगों ने चाहत की हत्या का मिशन स्वीकार कर लिया था, और यहाँ तक कि नए सिरे से शुरू किए गए हत्या के मिशन को भी कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जल्द ही ये लोग हैरान रह गए। ये हत्या के मिशन एक एक करके पूरे नहीं किए जा सकते, इन्हें एक साथ स्वीकार किया जा सकता है और अंतिम इनाम मिशन पूरा करने वाले को मिलता है। इसलिए सामान्य कार्य के साथ प्राप्तकर्ताओं की एक सूची भी होगी। लेकिन इस समय अचानक 2 कार्यों की सूची में एक नया नाम दिखाई दिया, फाल्कन। इतना ही नहीं, इस नाम के पीछे एक खूनी ताज छिपा है। ये नाम और इसका स्वरूप क्या दर्शाता है यह आम लोगों को शायद पता न हो, लेकिन इस दुनिया के इन शक्तिशाली हत्यारों को कैसे पता न चले। इसलिए जब उन्होंने ये नाम देखा तो सबके चेहरे बदल गए। उनमें से जिन्होंने ये दोनों आदेश स्वीकार किए थे उन्होंने तुरंत अपने कार्य रद्द कर दिए। इतना ही नहीं, कई लोगों ने फाल्कन को ईमेल भेजकर स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने डरपोक बनकर सीधे माफीनामा भी जमा कर दिया। उनकी नज़रों में फाल्कन नाम एक भयानक अस्तित्व है, इसलिए जो भी फाल्कन को उकसाने की हिम्मत करेगा उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों और परिचितों से संपर्क किया और उन्हें इन दोनों सूचियों को न लेने की चेतावनी दी। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जब तुम हाल ही में दुनिया में अप्रत्यक्ष मिशन कर रहे हो तो सावधान रहना, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। क्या क्या भयानक घटना हुई? क्या कोई भयानक मिशन है? नहीं। क्या बाज फिर से प्रकट हुआ है? क्या वह फिर से प्रकट हुआ? हाँ, वह प्रकट हुआ और उसने 2 मिशन ले लिए। मैंने भी एक मिशन लिया था, लेकिन उसे देखते ही मैं तुरंत पीछे हट गया। इतना ही नहीं, मैंने उसे माफ़ी भी दी। माँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर मेरी रफ्तार धीमी हुई तो मुझे डर है कि मैं अब तक मर चुका हूँगा। मैं सोच रहा हूँ असल में फाल्कन को किस मिशन ने आगाह किया है। क्या यह एस लेवल मिशन है? नहीं, ये तो बस 2 मामूली काम हैं। मुझे नहीं पता फाल्कन क्या कर रहा है, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया। नहीं, जब तुम ये कहते हो तो मैं काम जाता हूँ। मैं देख लेता हूँ और इस आदमी जैसा आदेश नहीं लेता। नहीं तो तुम्हें पता नहीं तुम कैसे मरोगे। अंधेरे में छिपे हत्यारे एक के बाद एक हरकत में आ गए। नहीं, वे बहुत डरे हुए हैं। उनकी नज़र में फाल्कन किसी दानव राजा जैसा है। और राघव को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि उसके इस अचानक कदम ने कितनी सनसनी मचा दी है। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो वह इसे नज़रअंदाज कर देता। कंप्यूटर बंद करके वह बिस्तर पर लेट गया, आराम करने के लिए तैयार। तभी
उसका फ़ोन बज उठा। अरे बॉस, मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो 2 मामूली काम ले लिए। तुम्हें नहीं पता इस हरकत से तुमने कितने लोगों को डरा दिया है। फ़ोन पर एक उत्तेजित आवाज़ थी। ये राघव का अच्छा दोस्त है जिसका कोड नेम आउल है। राघव ने अधीरता से कहा, अरे यार, तुम तो सचमुच उल्लू हो और रात को सोते भी नहीं, क्या कर रहे हो? क्या तुम भी नहीं सोए? उल्लू ने पूछा। राघव अवाक रह गया, अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। अरे मालिक, क्या आपने कभी अपनी पत्नी के साथ सोया है? क्या आप खुश हैं? उल्लू की हंसी बहुत ही दयनीय थी। छी, दयनीय से भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा दयनीय। वैसे सख्ती से कहें तो वे साथ सोए थे, लेकिन अगर सच में गिना जाए तो इसे साथ सोना नहीं कहते। राघव सिंघानिया ने आह भरी। क्या बात है मालिक, आपने मुझे गलत समझ लिया। उल्लू ने संदेह से पूछा। समय के हिसाब से हम दोनों सोने वाले हैं, लेकिन जगह के हिसाब से वह अपने साथ सोती है और मैं अपने साथ। राघव रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। ओह, भाभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। उल्लू ने शेखी मारी। कुछ देर तक मजाक करने के बाद राघव ने अचानक कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे ये पता लगाने में कि चाहत की हत्या कौन करना चाहता है? क्या बात है, वो मेरी पत्नी है। कोई ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो तो जीना ही नहीं चाहता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पता लगा लेता हूँ, उल्लू ने कहा। हाँ, उस बेवकूफ़ संकटा के बारे में क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर उल्लू भी खुश हो गया। सच कहूं तो उसने कभी किसी को अपना असली नाम बताने की हिम्मत करते नहीं देखा था। छोड़ो, उस घटिया आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस मेरी मदद करनी है ये पता लगाने में कि चाहत पर हमला कौन करने वाला है। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद राघव ने फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। दूसरी ओर चाहत नहाने के बाद सो नहीं सका। आज जो कुछ हुआ था उसे याद करके अचानक गुस्से से दांत किटकिटाने लगा। धिक्कार है, इस बदले को तो चुकाना ही होगा। चाहत ने अपने छोटे छोटे दांत पीसते हुए झटपट एक तरीका सोचा कि वह दूसरे को कैसे सबक सिखाएगी। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एक छोटी शैतान की तरह वह गर्व से मुस्कुराए। हे, इस लड़की से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? कल तुम्हें बता दूंगी पछतावा क्या होता है। जाहिर है उसने राघव से निपटने का तरीका ढूंढ लिया था। अगले दिन राघव चप्पल पहने हुए मुंह में सिगरेट लिए बैठक में आया। चाहत को पजामा में देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। पत्नी, तुमने सुबह सुबह मुझ पर मेहरबानी की, तुम कितनी दयालु हो। राघव की आंखें चमक उठीं। दूसरी ओर चाहत डर के मारे चीख पड़ी और तुरंत उसे गले लगा लिया। धिक्कार है, मैं भूल ही गई थी कि यह आदमी अभी भी यहाँ है। चाहत ने दांत पीसे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। हम तुम्हें थोड़ी देर के लिए घमंड करने दो और फिर देखो ये लड़की तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। उसने राघव पर आंखें घुमाईं और फिर जल्दी से ऊपर चली गई। जब वह दोबारा बाहर आई तो उसने कैजुअल कपड़े पहने और 2 नाश्ते लेकर आई। नाश्ता बहुत हल्का था, बाजरे की दलिया, अंडे और मांस। मात्रा में कम होते हुए भी ये बहुत पौष्टिक था। खाओ, खाकर काम पर जाओ, चाहत ने गुस्से से कहा। वाह पत्नी, तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नाश्ता देखकर राघव तुरंत खुश हो गया। बस करो, चाहत ने घूरकर दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे से मुझे पत्नी मत कहना। ठीक है प्रिय, राघव ने सिर हिलाया। चाहत गुस्से में थी लेकिन वह पीछे हट गई। ऐसा क्यों नहीं करते, आगे से तुम सार्वजनिक रूप से ये शब्द नहीं बोल सकते। नहीं तो मुझे मुंह फेरने के लिए दोष मत देना। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अब घर है, पत्नी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने बाजरे की दलिया का कटोरा उठा लिया। ये दृश्य देखकर चाहत का मुंह थोड़ा ऊपर उठा और वह बहुत उत्साहित हो गई, क्योंकि उसके परिवार ने बाजरे की दलिया में खास मसाले डाले थे। जाहिर है ये तो दस्त की दवा है। कल उसने इस बारे में काफ़ी सोचा और आखिरकार ये तरीका निकाला कि राघव को दस्त करा दिए जाएं, उसकी सारी ताकत खत्म कर दी जाए। चाहत को राघव के कमज़ोर पैरों के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी। राघव ने बाजरे की दलिया उठाते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। हमेशा खतरे के साए में जीने वाले राघव को दलिया की गंध आते ही कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। अध्याय 9 में तुम्हारी मदद करता हूँ। कुछ गड़बड़ है, राघव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने वर्षों के अनुभव से उसने पाया कि इस दलिया में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। यह आदमी किसी को मार नहीं सकता और न ही इसमें जहर है। ज़्यादा से ज़्यादा यह मुझे शर्मिंदा करना चाहता है, इसलिए इसमें जुलाब मिला होगा, राघव ने मन ही मन सोचा। लेकिन ये लड़की भी काफ़ी निर्दयी है, कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। अगले ही पल जैसे ही उसने यह आवाज़ सुनी, दलिया का कटोरा उसके मुंह के पास आकर रुक गया। वैसे इस सुरक्षा गार्ड की तनख्वाह कितनी है? राघव ने बिना किसी भाव के पूछा।
चाहत राजवर्धन, अरे यार तुमने क्यों रोक दिया, जल्दी करो और पी लो। चाहत चिंतित थी। पहले तो वह दलिया का कटोरा पकड़े हुए दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुई थी, ये सोचकर कि दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया गया है। मन ही मन वह बहुत घमंडी थी। अरे अगर तुमने इस लड़की का विरोध करने की हिम्मत की तो तुम गए काम से। हालांकि दूसरे पक्ष ने ठीक नाजुक मौके पर ही बात रोक दी। इससे चाहत बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन राघव ने बात खत्म ही नहीं की थी कि उसने एक सवाल भी पूछ लिया। हम मासिक वेतन 2000 है, चाहत ने गुस्से से कहा। ओह, राघव ने कटोरा उठाया और फिर पूछा, अच्छा क्या सुरक्षा गार्डों को सप्ताहांत की छुट्टी मिलती है? पता नहीं, चाहत गुस्से से पागल हो रही थी, उसकी निगाहें किसी को भी मार सकती थीं। कोई सप्ताहांत नहीं, सिर्फ एक छुट्टी। इसके अलावा दूसरे पक्ष को बोलने से रोकने के लिए चाहत ने कहा, जल्दी पी लो, ठंडा होने पर खराब हो जाएगा। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, चेहरे पर कोमलता थी। पता नहीं, लेकिन मुझे सच में लगा कि वह एक पत्नी है जो अपने पति की परवाह करती है। हालांकि राघव ने अपनी आंखें घुमाईं, क्योंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष इतना दयालु नहीं है। पीने के लिए बहुत गर्म है, राघव ने कंधे उचका दिए। गर्म? चाहत खुश नहीं थी, मन ही मन गुस्से से उबल रही थी और राघव के लिए वह सूप पी जाना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ नरमी का दिखावा कर सकती थी। तो मैं तुम्हें एक फूंक मारती हूँ। इसके बाद उसने अपना मुंह खोला और फूंक मारने लगी। थोड़ी देर बाद चाहत बोली, ठीक है चलो पीते हैं। राघव ने एक घूंट लिया और तुरंत वापस खींच लिया। नहीं, यह अभी भी बहुत गर्म है। क्या, अभी भी गर्म? चाहत हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है? अगर यकीन नहीं होता तो चख कर देखो, राघव ने जल्दी से कहा और अंत में उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। पता नहीं, लेकिन मुझे सच में लगा कि वह एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति की परवाह करती है। हालांकि राघव ने अपनी आंखें घुमाईं, क्योंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष इतना दयालु नहीं है। पीने के लिए बहुत गर्म है, राघव ने कंधे उचका दिए। गर्म? तुम पीकर क्यों नहीं देखती? चाहत को चक्कर आ रहा था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसने सूप उठाया और एक घूंट पी लिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ 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 हाँ, राघव आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका और हंस पड़ा। क्या ये लड़की बहुत भोली है? क्या ये सब धोखा है? इस मुस्कान को देखकर चाहत भी चौंक गई और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। धिक्कार है, मैंने खुद क्यों पी लिया? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे झूठ बोला? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? राघव मुस्कुराया, तुम ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कमीने, चाहत चीखी। उसे पता था कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है और वह गुस्से में आने ही वाली थी कि अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे नहीं, चाहत का चेहरा बिगड़ गया और वह जल्दी से भाग गई। हाँ 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 हाँ, राघव मुस्कुराया और झुककर कुर्सी से नीचे गिर गया। दूसरी ओर चाहत बहुत असहज थी, वह फिर चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं मरने वाली हूँ। धिक्कार है, अब तुम संतुष्ट हो गई? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी करो और मुझे अस्पताल ले चलो। ये देखकर चाहत की हंसी रुक गई और वह जल्दी से चाहत के पास आया, उसे उठाया और कमरे में ले गया। बदबूदार कमीने, क्या करना चाहते हो? चाहत डरी हुई थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा इलाज करने जा रहा हूँ, राघव ने कहा और फिर उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं को छुआ और चाहत बेहोश हो गई। इसके बाद राघव की उंगलियां लाल हो गईं और उनमें ज़बरदस्त गर्मी थी, जो चाहत के शरीर पर पड़ रही थी। अगर कोई माहिर है तो आप यकीन मानिए कि उसकी उंगलियां जिन जगहों पर इशारा कर रही हैं वे सभी मानव शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदु हैं। कुछ इलाज के बाद राघव के माथे पर हल्का पसीना आ गया, लेकिन उसने राहत की सांस ली। सब ठीक है, उसने अपना पसीना पोंछा और फिर चाहत को जगाया। वाइफी, कैसा महसूस कर रही हो? चाहत के जागने के बाद उसने सबसे पहले अनजाने में अपने कपड़े देखे और जब उसने पाया कि कोई समस्या नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन जल्द ही वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने पाया कि उसका पेट ठीक हो गया था और अब कोई दर्द नहीं था। तुमने मेरे साथ क्या किया? चाहत ने परेशान होकर पूछा। बेशक, तुम्हारा इलाज करने के लिए, राघव ने कहा। तुम अभी भी ठीक हो रहे हो? चाहत को विश्वास नहीं हुआ। राघव ने आंखें घुमाईं। अरे, तुम्हारे पति को कितनी बातें पता हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। ओह, ठीक है, मैंने सड़क किनारे की दुकानों से जो मेडिकल किताबें खरीदी थी उनसे मैंने खुद ही सीखा है। सू चेन ने कंधे उचकाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने की? चाहत गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन तभी राघव ने कहा, मुझे परेशान मत करो, काम का समय हो गया है। मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार करो। चाहत नंगे पैर भाग गई। अरे यार, मेरा इंतज़ार करो। राघव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और बाहर भागा, लेकिन देखा कि चाहत की कार पहले ही जा चुकी थी। हवा में बस वही बिखरा रह गया।
मैं दौड़ता और कसरत करता हूँ। दौड़ते दौड़ते राघव आखिरकार फॉर्मीज कंपनी पहुँच गया। सौभाग्य से उसका शरीर बेहद मजबूत है, इसलिए उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कोई और होता तो वह कब का घुटनों पर बैठ चुका होता। इस बार सुरक्षा गार्ड ने उसे नहीं रोका, बल्कि उसे 2 सिगरेट भी दे दी, जिससे राघव बहुत संतुष्ट हुआ। फिर वह कंपनी में दाखिल हुआ। पिछली बार वह राशि के साथ था, इसलिए उसने निर्धारित चैनल का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार वह अकेला था, इसलिए उसे सामान्य चैनल से ही जाना पड़ा। इसके अलावा हालांकि चाहत ने कल ही उसकी नौकरी स्वीकार कर ली थी, फॉर्मीज एक बड़ी कंपनी है, इसलिए कुछ औपचारिकताएं तो पूरी करनी ही थीं। खैर, ये तो बस एक पैदल यात्रा थी। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, राघव की आंखें चमक उठीं, क्योंकि कंपनी का अधिकांश हिस्सा खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ था। खासकर उसके सामने वाली लड़की तो और भी आकर्षक थी। उसकी काया क्या ही कहूँ। इसके अलावा दूसरी वाली ने बेहद सेक्सी कपड़े पहने थे, जो लोगों को दीवाना बना रहे थे। राघव को भी एक पल के लिए लगा कि वह गलत जगह आ गया है। अगले ही पल वह पास आया। हे ब्यूटीफुल, तुम इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रही हो? राघव ने पूछा। इंटरव्यू? काउंटर पर बैठी खूबसूरत महिला ने हैरानी से पूछा, क्या हमारी कंपनी में आजकल कोई इंटरव्यू नहीं है? उसने राघव को देखा और फिर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्योंकि राघव अभी भी स्ट्रीट स्टॉल के कपड़े पहने हुए था और अभी अभी दौड़कर आया था, इसलिए पसीने से भीगा हुआ था। इस समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह काम पर आया है। क्या तुम गलत जगह आ गए? ये फॉर्मीज कंपनी है, काउंटर पर बैठी खूबसूरत महिला ने गर्व से कहा। बेशक मुझे पता है कि यह फॉर्मीज है, वरना मैं आता ही नहीं। राघव ने कहा, आसपास देखो, मेरे इंटरव्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरा अभी अभी इंटरव्यू खत्म हुआ है। नहीं, तुम पहले वापस जाओ। काउंटर पर बैठी खूबसूरत महिला ने सीधे मना कर दिया, क्योंकि उसकी राय में राघव बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए नहीं आया था। अरे यार, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इस आदमी को कोई बीमारी है? राघव असंतुष्ट था, चाहे कोई कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, इतना गुस्सा नहीं कर सकती। राघव परेशान था, सामने वाली महिला चाहत जितनी सुंदर नहीं थी और वह उसकी पत्नी भी नहीं थी, तो उसे डांटने का क्या मतलब। इसलिए वह सामने वाली महिला से बहस करना चाहता था। और इसी समय रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत महिला ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उत्साहित लग रही थी। अध्याय 10 पेशाब करने से भी डर लग रहा है। रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत महिला बहुत उत्साहित थी, लेकिन राघव की ओर देखने के बजाय उसने राघव के पीछे देखा। मास्टर संकटा, तुम यहाँ हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा स्वागत करने बाहर आती हूँ। रिसेप्शन पर बैठी सुंदरी का चेहरा मानो बदल गया था। अब वह उग्र नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जल्दी से अपनी कमर घुमाई और आगे बढ़ी। उसकी मुड़ी हुई कमर मानो किसी हरे सांप को तोड़ देगी। वह सीधे राघव के पास से गुजरी और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। राघव ने भौहें चढ़ाईं, बहुत परेशान हुआ। किसी ने उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत की, ये तो वाकई नई बात है। जब वह देखने आया था तो किसने उससे भी ज्यादा सुर्खियां बटोरने की हिम्मत की। अगले ही पल राघव ने भी अपना सिर घुमाकर देखा और फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसके पीछे जो व्यक्ति दिखाई दिया वह संकटा था। इस समय हालांकि संकटा के घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, फिर भी वह बहुत खुश था। एक सधे हुए सूट और उस आकर्षक चेहरे ने हॉल में मौजूद कई सुंदरियों को तुरंत उसकी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि कई लड़कियां दबे स्वर में इशारे कर रहे थे। पता नहीं संकटा सेन कौन है, इन लोगों ने पहले ही पता लगा लिया होगा। वह सेन परिवार का यंग मास्टर है, एक असली अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का सदस्य। संकटा फॉर्मीज में सिर्फ मौज मस्ती और खूबसूरत महिलाओं के साथ समय बिताने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत महिला जल्दी से संकटा के पास आए और एक तीखे स्वर में बोली, तुम इतनी जल्दी आ गए? मतलब काम के पहले दिन देर नहीं हो सकती। संकटा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए? मैं तुम्हें पहले कहाँ इंतज़ार करवाऊँ? रिसेप्शन पर बैठी सुंदरी ने जल्दी से कहा, संकटा कृपया, मैं तुम्हें खुद वहाँ ले जाऊंगी। लेकिन संकटा, मुझे अपना संपर्क नंबर दे दो। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो मैं किसी भी समय आ जाऊंगी। उसने जानबूझकर ये शब्द बहुत ही आक्रामक ढंग से कहे, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जाहिर है ये प्रस्ताव का ही तरीका है। पुराने प्रेमी होने के नाते संकटा स्वाभाविक रूप से इसका मतलब समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत अपना संपर्क विवरण छोड़ दिया। रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत लड़की को जब ये मिला तो वो और भी जोर से हंस पड़ी और बोली, अब तो बस पोस्ट करने का इंतजार ही नहीं कर सकती। उसने राघव की मौजूदगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और संकटा को अपने साथ कंपनी में ले जाने ही वाली थी। लेकिन राघव बहुत नाराज था, उसे किनारे कर दिया गया था, जिससे वो नाराज हो गया। अगले ही पल उसने हल्की सी खांसी की।
खांसी। ये आवाज़ सुनकर रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत लड़की ने भौहें चढ़ा लीं और बहुत नाराज़गी दिखाई। उसने कहा, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में घृणा थी। सनकटा भी एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुड़कर देखा। इससे पहले वह सामने खड़ी खूबसूरत महिला से बातें कर रहा था और आसपास की किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब उसने आवाज़ सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई खड़ा है। हालांकि घमंडी होने के कारण उसने एक नज़र डाली, लेकिन इस दृश्य को देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर कांपने लगे और वह ज़मीन पर घुटने टेकने ही वाला था। सनकटा को उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति राघव होगा। वह राघव को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले दूसरे पक्ष ने उसे पीटा था और कल ही उसने ह्यूमन वर्ल्ड नाम की एक वेबसाइट ढूंढी थी और यहाँ तक कि एक इनाम का काम भी दिया था। उसने सोचा था कि इस जीवन में उसका इस व्यक्ति से फिर कभी कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अब फिर से मुलाकात हो गई। तुरंत ही उसका चेहरा भावहीन हो गया। हालांकि इसी समय रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत महिला ने ठंडे लहजे में कहा, जल्दी बाहर जाओ वरना मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगी। सनकटा, चलो। फ्रंट डेस्क पर बैठी खूबसूरत लड़की ने फिर यही कहा, लेकिन सनकटा ने भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, चुप रहो। क्या? ये डांट सुनकर फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की चौंक गई, मानो अवाक रह गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले मुस्कुरा रहा सनकटा इस समय इतना गुस्सा क्यों है। क्या उसने कुछ गलत किया है? ये सोचकर वह डर से कांप उठी और आसपास के सभी कर्मचारी एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। लेकिन सनकटा ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने राघव को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अब भी मुझसे कुछ करवाना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह एक कंपनी है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम खिलवाड़ कर सको। सच कहूँ तो वह सचमुच डरा हुआ था। उसे डर था कि राघव सबके सामने उसे फिर पीट देगा, क्योंकि तब उसकी इज्जत नहीं बचेगी। तुम्हें पता है, इस बार उसका निशाना फॉर्मीज कंपनी के अध्यक्ष चाहत हैं। वह कसम खाता है कि वह दूसरे पक्ष को पकड़ लेगा, इसलिए अब उसे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। राघव ने सनकटा की तरफ देखा और फिर ताना मारा, तुम्हारे जैसे निकम्मे को पीटने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ काम करने आया हूँ। क्या तुम भी यहाँ काम करते हो? सनकटा चौंक गया। राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम आगे और बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। ये सुनकर सनकटा के होंठ तुरंत फड़कने लगे। दूसरा पक्ष पागल है, वह राघव से बात करने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात से होता है कि दूसरा पक्ष भी यही काम कर रहा है, जिससे वे बहुत असहज महसूस करते हैं। हालांकि जब उसने अपने द्वारा जारी किए गए इनाम वाले मिशन के बारे में सोचा तो वह चिढ़ गया। ये दुनिया की एक वेबसाइट थी और आखिरकार उसे इसके बारे में पता चल गया। ऊपर के लोग बेहद खूंखार हैं। जरा सोचिए, जल्द ही इस बदमाश लड़के को मार डाला जाएगा। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उसका इनाम वाला मिशन पहले ही राघव ने ले लिया था, और जो लोग पहले यह मिशन ले चुके थे वे सब इससे पीछे हट चुके थे। राघव ने सनकटा की आंखों को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। वह चिढ़ गया, फिर एक सिगरेट निकाली और अपने मुंह में डाल ली। फिर उसने सनकटा की ओर देखा और कहा, जल्दी करो। क्या? सनकटा अचेतन रूप से हैरान रह गया। तुम्हारे लिए सिगरेट जलाऊंगा? तुम पलक भी नहीं झपकाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? क्या? तुम्हारे लिए सिगरेट जलाऊंगा? ये सुनकर सनकटा का चेहरा बेहद कठोर हो गया। इतने सारे लोगों के सामने वह राघव के लिए सिगरेट जलाना चाहता था। क्या यह उसके लिए अपमानजनक नहीं है? वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन राघव की आंखों में देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे कैसी आंखें थीं, मानो उसे खा जाएंगी। कुछ दिन पहले हुई घटना को याद करके सनकटा का शरीर कांप उठा और उसके सिर में झंझनाहट होने लगी। उसने दांत पीसकर लाइटर निकाला और जल्दी से राघव के लिए सिगरेट जला दी। क्या? ये दृश्य देखकर आसपास के सभी कर्मचारी दंग रह गए। सनकटा कौन है? ये तो सब पहले ही पता लगा चुके थे। वह सेन परिवार का छोटा मालिक है, दूसरी पीढ़ी का अमीर। वह लोगों के लिए सिगरेट जला रहा है जैसे कोई छोटा भाई हो। ये दृश्य वाकई चौंकाने वाला है। अब तक सबका ध्यान राघव पर केंद्रित हो गया था। जिस व्यक्ति को उन्होंने पहले नज़रअंदाज किया था उसमें इतनी शक्ति थी कि सनकटा को अपना सिर झुकाना पड़ा। वह कौन है? उसकी पहचान क्या है? सभी बहुत उत्सुक थे और फ्रंट डेस्क पर बैठी वह खूबसूरत लड़की तो और भी ज्यादा डर गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ कांपने लगे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस युवक से वह पहले नफरत करती थी उसमें इतनी ऊर्जा है, और पहले उसने दूसरे को डांटा भी था। ये सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर दूसरा नाराज हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो बस अच्छा नतीजा होगा। अगर इससे भी बुरा हुआ तो वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इसलिए उसने जल्दी से राघव से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ़ कर दो। फिर उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों से राघव की ओर लगातार आंसू बहते रहे।
उसने खड़े होने की पूरी कोशिश भी की ताकि चोटियों का वह जोड़ा और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे। अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल लें तो शायद आज की समस्या हल हो जाए।